हम लोग पिछले क्लास में फोर्स पढ़े थे। फोर्स के बाद इनर्शिया, इनर्शिया की कुछ टाइप, एग्जांपल और बहुत सारा कुछ पढ़े थे। आज हम लोग न्यूटन गैलीलियो का एनालिसिस भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सबके एनालिसिस को देखते हुए न्यूटन से अपना एक फंडामेंटल लॉज निकाले जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोला गया है। इसी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को दूसरा नाम से जाना जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ना बोलकर बोले कि लॉज ऑफ इनर्शिया बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया बोला जा रहा है। ठीक है, अभी लिखना बंद करो सभी लोग, बंद कर। न्यूटन स्टडीज आइडिया ऑन फोर्स ऑन मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज। दिस लॉ आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मतलब जो न्यूटन से फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, उनके बीच का जो रिलेशन निकाले, ये सब के बारे में उन्होंने पढ़ा जाना और उसके बाद अपना 3 ठो लॉज दिए जिसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन दूसरे नाम से जाना जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। कल के क्लास में हम लोग इनर्शिया के बारे में पूरे डिटेल में जाने थे। बिना इनर्शिया के न्यूटन्स लॉज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। यहां तक क्लियर सबको? अब बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसमें क्या दिया गया स्टेटमेंट, इफ अ बॉडी एट रेस्ट will it remain at rest and body with uniform motion will remain in uniform motion until external unbalanced force is applied। यहां पर कौन सा फोर्स का बात किया जा रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन्होंने क्या कहा था, जैसे इनर्शिया होता है ना, जैसे इनर्शिया होता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा। उन्होंने ये बोला था इनर्शिया में। वही चीज सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये ऐड किया गया है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जब तक हम उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे, वो बॉडी मोशन के मोशन में रहेगा और रेस्ट के रेस्ट में रहेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर हम एक बॉक्स पर, एक टेबल पर मान लो कोई पेन रख दे, कॉपी रख दे या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को रख दे, जब तक उस पर हम फोर्स न लगाएं, जब तक उसको धक्का न दे, उससे छेड़छाड़ न करें, तब तक वो बॉडी वहीं पर रहेगा। तुम 1 साल बाद आओ या तो अगले जन्म में आओ या दूसरे जन्म में आओ या 200 साल बाद आओ, बात वो जो बॉडी है वहीं पर रहेगा, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज करना है, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि बिना फोर्स के हम लोग बॉडी का स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज मोशन से रेस्ट, रेस्ट टू मोशन। अगर मोशन से रेस्ट में लेकर जाना है तो फोर्स चाहिए, रेस्ट से मोशन में जाना है तो फोर्स चाहिए, और मोशन से रेस्ट में जाना है तो मोशन फोर्स चाहिए। क्लियर यहां तक? एक बात और उन्होंने बताया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन डिफाइन एज द फोर्स। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। लेकिन एक चीज और, that to produce acceleration in a body we need a force। किसी भी बॉडी को अगर एक्सेलरेशन में लेकर आना है, मतलब अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में, तो हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा? फोर्स का। लेकिन उन्होंने ये जो लॉज है ये नहीं बताया गया कि दस लॉज डज नॉट टेल हाउ मच फोर्स इज नीडेड। मतलब ये लॉज ये नहीं बताया कि आखिर कितना फोर्स लगेगा कि हम लोग वो बॉडी क्या कर जाए? एक्सेलरेट कर जाए, वेलोसिटी में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। बस ये बताया गया कि बॉडी एक्सेलरेशन में कब होगा? जब उसको क्या मिलेगा? फोर्स। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर कितना फोर्स, कि कितना फोर्स लगाया जाए कि बॉडी क्या कर जाए? एक्सेलरेट कर जाए, उसके वेलोसिटी में क्या आ जाए? चेंज कर जाए। यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। इससे पहली बात क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मास 5 kg।
व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मास 5 kg इफ अ फोर्स 200 न्यूटन इज अप्लाइड। उस बॉडी पर अगर मास 5 kg का एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स कितने का अप्लाइड किया जा रहा है? 200 न्यूटन का। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो जो जो लिखा हुआ है वही पहले लिख दो। यानी m बराबर कितना दिया हुआ है? 5 kg। m बराबर कितना kg? 5 kg। उसके बाद फोर्स दिया हुआ है, यानी फोर्स बराबर कितना? 200 न्यूटन। एक चीज और याद रख लेना कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर तुमको आता भी है कि एग्जाम में डायरेक्ट बोल देगा, इसका यूनिट लिख लेना 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? वाट। यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना? 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन दिया हुआ है, तो हम न्यूटन की जगह पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमको एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेकर आना है, तो ये वाला चीज, ये वाला यूनिट रखेंगे हम लोग। इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 5 kg और इनटू एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 5 kg। kg से kg कट गया, 5 से कितने बार में? 40 बार में, यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया ना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि केजी और केजी क्या हो गया? कट गया, इसीलिए आया। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अ मैन पुश अ बॉक्स। ये क्या है तुम्हारा? बॉक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक 50 केजी का बॉक्स है, उस पर 80 न्यूटन से क्या कर रहा है? उसको धक्का दे रहा है। 80 एक इंसान है, 80 न्यूटन से उसको 50 केजी बॉक्स को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स ड्यू टू दिस फोर्स। अब उसका एक्सेलरेशन पूछा है। इसमें दो केस बन रहा है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ मास विद द हार्ड। इसमें दो केस दिया हुआ है। पहले फर्स्ट केस को बनाएंगे, केस 1। पहले केस 1 को सोल्व करो, उसके बाद केस 2 में चलेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज अ मैन पुश अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg, यानी m बराबर कितना दिया हुआ है? 50 kg। m बराबर 50 kg। इस पर फोर्स कितने का लग रहा है? 80 न्यूटन। और 80 न्यूटन का मतलब होता है 80 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बातें नहीं, ये इतना होता है कि नहीं होता है? यानी तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तुम फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना दिया हुआ है? 80 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू मास कितना है? 50 kg और इनटू एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 50 kg। ये दोनों कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू कितना हो गया? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर? केस 2 का बात करें। केस 2 में ये बोला गया है, लगा आवाज नहीं। केस 2 में ये बोला गया है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ मास विथ द हाफ। अगर मास कितना केजी का दिया हुआ है? 50 केजी का। अगर इसको हम हाफ कर दे तो कितना केजी का हो जाएगा? 25 केजी। तो बोला है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पर एक्सेलरेशन कितना होगा, यही ना? यानी तुम्हारा फोर्स कितने का लग रहा है? 80 न्यूटन का ही। फोर्स कितना लगेगा? 80 न्यूटन ही। यानी 80 का मतलब 80 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? यानी F इक्वल टू m इंटू a। फोर्स कितना है? 80। मास कितना है? 25 इंटू एक्सेलरेशन। a इक्वल टू 80 बटा में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब बताओ कितने बार में जा रहा है? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम लोग न्यूटन के जगह पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में लिख लेना। और फोर्स वाला जहाँ है ना यूनिट, न्यूटन, बगल में लिख लेना।
वन न्यूटन बराबर 10⁵ लिखे थे ना, वहीं उसके ब्रैकेट में एक और लिख लेना, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहले ही क्वेश्चन बोल दिया कि एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल क्या है उसका, 0। एंड रोल्स डाउन द हिल्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी एस बराबर कितना दिया हुआ है, एस बराबर 400 मीटर दिया हुआ है, और टाइमिंग कितना दिया हुआ है, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। टाइमिंग कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑफ इट्स मासेस 7 मेट्रिक न्यूटन। ये तो दूसरा केस हो गया, पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। मोशन का 3 ठो इक्वेशन तुम लोगों को पता होगा। पहला इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस, ये तीसरा होता है, ये दूसरा होता है, और पहला देखो v बराबर u प्लस at, ये पहला इक्वेशन ऑफ द मोशन है, ये दूसरा और ये तीसरा। चुप हो जाओ, तुमको क्या, अब देखो u तुम्हारे पास दिया हुआ है, s तुम्हारे पास दिया हुआ है, और टाइम तुम्हारे पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो तीनों में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट हो गया t, यानी दूसरा लग जाएगा, दूसरा वाला लग जाएगा, यानी s बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर कितना मीटर, 400 मीटर। u कितना दिया हुआ है, 0। टाइम कितना है, कितना भी रखेंगे टाइम 0 ही होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्लस, अरे 0 कुछ भी रखो ना, 0 ही होगा। और प्लस ए का वैल्यू दिया है, नहीं दिया हुआ। टाइम दिया हुआ है 20 का स्क्वायर। टाइम ले, खुश हो गया। अब देखो ये 400 हो गया इक्वल टू 0 हो गया प्लस 1/2 हो गया। अब कह दोगे कि सर 0 काहे लिखे हैं, क्यों नहीं आ रहा होगा किसी इंसान को। इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यही 400 से 400 कट गया, कटेगा 400 से 400, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 है। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया, यानी यहाँ पर 1 इक्वल टू ए अपन में 2 हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ए बराबर केवल 2 लिखते हो तुम, अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, कैलकुलेशन डिटेल में करना, समझ में आ जाएगा। अब इतना चीज बताने लायक अब हम क्या ही बताएं, 9th में आ गए हो, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब आगे बोला है एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब बोला गया फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन्स, यानी मास कितना दिया हुआ है, 7 मेट्रिक टन, यानी 1 मेट्रिक 1 मेट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 न्यूटन। 1 मेट्रिक टन बराबर कितना, 1000 न्यूटन। इसीलिए 7 मेट्रिक टन से बराबर कितना हो जाएगा, 7000 न्यूटन होगा। यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है नहीं पता है, मास कितना है 7000, एक्सेलरेशन कितना है 2, यानी F बराबर कितना हो गया 14000 न्यूटन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, अरे है प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड इंपोर्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकंड में 10 सेकेंड में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग कितना 20 सेकेंड, टाइमिंग कितना
10 सेकेंड। और कुछ दिया है? मास कितना दिया हुआ है? 1500 केजी। फाइंड करने को क्या बोला है? फोर्स। और क्या बोला है? एक्सेलरेशन। हमको मास पता है, अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमको पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन फाइंड होगा तभी तुम्हारा क्या फाइंड होगा? फोर्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर कोई इक्वेशन लगाओ। v बराबर u प्लस 80। v दिया हुआ है 30, u दिया हुआ है 0, a दिया हुआ है 9, टाइम 10, यानी 30 इक्वल टू 10a, यानी a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमको एक्सेलरेशन फाइंड हो ही गया। तो तुम्हें दिक्कत क्या है फोर्स निकालने में? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 1500 केजी, मास 1500 केजी और इंटू एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 4500 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने के बराबर? मारकर मुंह फोड़ देंगे, चिल्लाएगा तो। लिखना बंद करिए और ध्यान से समझिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? सबको पता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर मोशन में है तो जीवन भर मोशन में ही चलता रहेगा, रेस्ट में है तो जीवन भर वो रेस्ट ही में रहेगा, जब तक हम लोग ऊपर से अलग से एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे। यहाँ तक क्लियर? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ। जब न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर सबसे पहली बात कि हमको मास और मोमेंटम के बारे में जानना होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ समझने के लिए हमको दो टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा, मास और मोमेंटम। इसके बिना न्यूटन सेकेंड लॉ अधूरा है। तो बात करें कि मास क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है मास और एक होता है वेट। हम लोग जब ग्रेविटेशनल से चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मास के बारे में जान लो क्या होता है और वेट के बारे में जान लो क्या होता है। मास का मतलब ये होता है कि मटेरियल के अंदर कितना कंटेंट या कोई बॉडी के अंदर कितना मटेरियल या कंटेंट भरा हुआ है, किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट या मटेरियल भरा पड़ा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास। कहने का मतलब क्या कि मान लो कि ये तुम्हारा ये अगर मान लो ये कोई पेन दो, मान लो कि ये तुम्हारा एक ये मार्कर हो गया और ये तुम्हारा पेन हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी मान लो कि दोनों सेम साइज का है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि दोनों सेम साइज का है। इसके अंदर भी मटेरियल भरा पड़ा है और इसके अंदर भी मटेरियल भरा पड़ा है, साइज दोनों का सेम है, दोनों के अंदर मटेरियल भरा पड़ा है। अब हम बोलेंगे कि दोनों का मास दोनों में से मास किसका ज्यादा है। कहने का मतलब क्या, दोनों सेम साइज का है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्यों? जिसमें सबसे ज्यादा मतलब मटेरियल भरा पड़ा होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मटेरियल भरा पड़ेगा, मतलब साइज इतना, इसका भी इतना ही है, इसका भी साइज इतना ही है। अब इसको जब हम वेट कर रहे हैं तो ये मानो 5 केजी का आ रहा है और ये आ रहा है 10 ग्राम का, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मतलब इसका मास बहुत ज्यादा हुआ और इसका मास क्या हुआ, कम हुआ। मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा पड़ा है उसी को मास बोला जाता है। लिखा हुआ है मास इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी। उस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा पड़ा है उसी को क्या बोला जाता है, मास। लेकिन वेट जो होता है वेट फिक्स होता है। वेट ये 5 केजी है तो मतलब 5 केजी, ये 5 केजी है तो वेट 5 केजी, 10 केजी का मतलब 10 केजी। लेकिन जैसे एग्जाम्पल का बात करें कि अगर ये बॉडी का वेट है तुम्हारा, ये बॉडी का जो मान लो कि एक बड़ा सा स्पंज ले लेते हैं बॉल, ठीक है, और उसी साइज में एक और बॉल ले लेते हैं, लेकिन एक स्पंज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा हार्ड मटेरियल, सॉलिड पार्ट। तो दोनों में से अंतर होगा क्योंकि इसमें जो मटेरियल भरा पड़ा है इसमें ज्यादा भरा पड़ा है और इसमें क्या है, कम।
जिसके कारण इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। वो 5 केजी का है तो 5 ही केजी का होगा, 10 केजी का है तो 10 ही केजी का होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के कारण। और जैसे मून पर करेंगे तो 1/6 पार्ट हो जाता है, यानी हमारा वेट कहां चला जाएगा, 10 किलो। यानी उसका वेट कितना केजी हो गया, उधर वेट में चेंजिंग आ गया, लेकिन मास में चेंजिंग नहीं आएगा। बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तब, लेकिन बस इतना समझ लो, मास का मतलब जिसके अंदर कितना कंटेंट भरा पड़ा है उसको क्या बोलेंगे, मास। यहां तक क्लियर। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, ये केवल इसके अंदर मैग्नीट्यूड, मतलब 5 केजी, 10 केजी, 8 केजी, ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। एम से डिनोट करेंगे, एसआई यूनिट केजी होगा। एक चीज और, जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल में तो बताएंगे, देखो मास का यूनिट क्या हुआ है, केजी, और वेट का होता है न्यूटन। मास का होता है केजी और वेट का होता है, वेट का होता है न्यूटन। अब हम लोग आलू खरीदने जाओ, प्याज खरीदने जाओ, टमाटर खरीदने जाओ दुकान पर, तो वहां पर तुमको केजी के भाव से देता है। किसके भाव से देता है, लेकिन केजी का यूनिट किसका होता है, मास का यूनिट केजी होता है। हम लोग वेटिंग क्या करवाते हैं कि 10 केजी, इसका वेट कितना केजी है, 10 किलो, लेकिन हम लोग जो वेट करते हैं वो गलत वेट करते हैं, वो न्यूटन में होता है। आलू जाकर खरीदने जाओ, बोलो कि 10 न्यूटन आलू दो हमें, 5 न्यूटन आलू दो हमें, असली मीनिंग होता है न्यूटन, क्योंकि हम लोग जो वेट करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में, मीटर में, तो वो यूनिट हुआ ना। तो आलू, टमाटर, प्याज, कोई भी चीज वेट करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, वेट करते हैं। तो वेट कहने का मतलब क्या, उसका यूनिट न्यूटन। और जो मास हुआ उसके अंदर कितने कंटेंट भरा है उसका यूनिट होता है केजी। तो हम लोग जो मार्केट में ये सब चल रहा है फिजिकल क्वांटिटी, वो सारा गलत चल रहा है। अब ये देखो, अब बात करते हैं मास के बाद बात करते हैं हम लोग मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, देखो लगेगा कि क्या फालतू लिख दिया गया है यहाँ पर। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज लिनियर मोमेंटम। एकदम लगेगा क्या फालतू लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आएगा एग्जाम्पल से। इसका मीनिंग क्या, कहां समझ में आएगा, एग्जाम्पल से। देखो बढ़िया सा एग्जाम्पल बता रहे तुम लोग, ध्यान समझना। देखो ये एक कार है, ध्यान समझना, ये भी एक कार है। मान लो ये कार है और ये भी कार है। अब ध्यान समझना हम बोल क्या रहे हैं, यहीं से समझ में आएगा, मीनिंग समझ में आएगा इसका। ये भी मान लो तुम्हारा 30 केजी का है, 30 केजी बोल रहे हैं, चलो मान लो 100 केजी का है, और ये भी कितने केजी का है, 100 केजी का। ध्यान समझना, ये भी कार है, ये भी कार है, दोनों का मास क्या है, इक्वल है। दोनों का मास क्या है, इक्वल। अब ऑन किए हैं ना, चलो ठीक। दोनों का मास क्या है, 100 केजी। अब यहाँ एक और चीज समझना, एक लेते हैं कार, नहीं आ रहा है, एक लिए कार और एक ले रहे हैं हम ये ट्रक है और ये कार है। अब ध्यान समझना, मॉडर्न ट्रक है, ऐसी बात नहीं है। चलो यहां पर देखो, उसका भोपा है। अब यहाँ पर लगा थोड़ा आवाज, चुप, अब समझ लो उसके बाद बात करना, अभी थोड़ा शांति बने रहो। ये कार है तुम्हारा 100 केजी का, ये भी तुम्हारा कार है 100 केजी का, और ये भी कार है, और ये ट्रक है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि ये मान लो कि इससे तो वेट इसका कम ही होगा, इसका मास कम ही होगा। ये जो कार है ना,
ये जो कार है इसका जो वेलोसिटी है वो मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर। मास सेम है, मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। इसमें मास अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी को क्या करते रहे? सेम। अगर मान लो इसका वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर और इसका वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ध्यान समझना है। रुको ना, जितना मास नहीं, हम यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना है, ध्यान समझना। ये कार, इन दोनों का मास सेम है, ये दोनों कार का मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है। इसका 40 किलोमीटर पर आवर, इसका 100 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का, एक कार हो गया एक ट्रक हो गया, दोनों का मास अलग अलग हो गया, सबको पता है। इसका हम 50 किलोमीटर पर आवर कर दिए और इसका भी 50 किलोमीटर पर आवर कर दिए। अब ध्यान से समझना बात क्या होगा बात यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अब ये बताओ, इन दोनों कार के आगे एक इंसान खड़ा हो गया, इन दोनों कार के आगे कौन खड़ा हो गया? एक इंसान खड़ा हो गया। तो ये बताओ, ये दोनों कार में से सबसे ज्यादा चोट किसको मतलब कौन सी कार वाले से सबसे ज्यादा चोट लगेगा? तुम लोग क्यों बीच में बोलने लगता है? हम बोल रहे हैं, शांति से बैठो, तो शांति से सुनो क्या बोल रहे हैं। नहीं समझ में आएगा, न्यूटन खत्म हो जाएगा तुम्हारा सेकंड लॉ, समझ में नहीं आएगा न्यूटन लॉ क्या होता है। और न्यूटन लॉ किसी को आता भी नहीं है समझ में जल्दी। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आ जाएगा और सेकंड नहीं आएगा जल्दी। तो कारण यही है, अगर ये समझ लेगा तो फिर क्लियर, सेकंड भी जीवन भर याद रहेगा। देखो यहां से, दोनों में से जिसके आगे जो इंसान अगर खड़ा है तो यानी सबको पता है इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ये जो कार ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये स्लो है। मास सेम है लेकिन ये फास्ट है, जिसके कारण सबसे ज्यादा हानि किसको पहुंचेगा? नीचे वाले पे। मतलब जो इंसान इसके आगे खड़ा रहेगा वो सबसे पहले मरेगा। क्लियर यहां तक? यानी तुम्हारा मोमेंटम वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर। मास सेम हो, अगर मास सेम भी क्यों ना हो, लेकिन वेलोसिटी अगर जिसका ज्यादा रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड कर रहेगा मोमेंटम। अब आगे देखो, इन दोनों केस में इसका कार क्या है? मान लो इन दोनों का मास अलग अलग है और वेलोसिटी सेम है। अब तुमको पता है कि इन दोनों में से अगर इसके आगे अगर गलती से आ गए तो काम खत्म। इन दोनों में से जिसके आगे आ गए, मतलब इन दोनों में से इसके आगे आ गया होगी तो सबसे पहले इसी का काम, इसका टर्वे से काम खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका मास क्या है? अधिक है, और इसका मास क्या है? दोनों सेम स्पीड से चल रहा है लेकिन मास पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी मोमेंटम हमको क्या लग रहा है? देखो, इसके आगे इसका 50 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, जिसके कारण ये वाला सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब क्या कि तुम्हारा मोमेंटम मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? यानी यही लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो या तो मास बढ़ाओ या तो वेलोसिटी बढ़ाओ। अगर मोमेंटम को तुमको बढ़ाना है, मोमेंटम ज्यादा करना है किसी चीज का, तो मास बढ़ाओ या वेलोसिटी को बढ़ाओ या दोनों को बढ़ाओ। अगर मास कम करोगे, वेलोसिटी कम करोगे तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन इन अ बॉडी। मतलब किसी के बॉडी के अंदर की मोशन का क्वांटिटी क्या है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? मोमेंटम क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर उस मोशन का क्वांटिटी क्या है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या?
मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम में किसी को डाउट है? कम होगा। अच्छा एक और बढ़िया एग्जांपल, एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, हम इस मान लो यही बॉडी है, हम इसको क्या, हाँ काम खत्म है, इसी को ना बताया मोमेंटम। अरे यही मोमेंटम है। तो मोमेंटम का मतलब यही होता है कि किसी बॉडी के अंदर मोशन का क्वांटिटी क्या है, उसी को मोमेंटम बोला जाता है। आपको अब कोई समझ कहे कि मोशन का क्वांटिटी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुमको एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, एक और एग्जांपल बढ़िया बता रहे हैं। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर मुक्का से हम मार रहे हैं, मतलब एक हाथ इसको दे रहे हैं, तो इस बोर्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हथौड़ा लेकर एक बोर्ड पर मार दो, देखो बिल हो जाएगा, छेद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर हाथ से मारेंगे तो इस पर कोई असर नहीं छोड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। अगर इस पर हाथ से मार दे तो इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हथौड़ा से मार दे, छेनी हथौड़ी से मार दे इस पर, तो छेद हो जाएगा। यानी मेरे हाथ के कंपेयर में छेनी हथौड़ा जो है उसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसके कारण ये बोर्ड को क्या हो गया, छेद कर गया। जैसे ये दीवार है, हम लोग लाते जूते इसको कितना भी मार लो या हथौड़ा से भी मारो तो जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर एक लाख बुलडोजर मार दो, काम खत्म हो जाएगा के बाद में। होगा या नहीं होगा? अरे होगा। यानी मोमेंटम उसका ज्यादा था, जिसके कारण ये पूरा दीवार क्या हो गया, मोमेंटम ज्यादा था, जिसके कारण नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाँ तो और बढ़िया, और ज्यादा मोमेंटम उसके अंदर आ जाएगा भरपूर मात्रा में। इसमें किसी को डाउट है? मोमेंटम में किसी को डाउट? क्लियर? मास ज्यादा, अभी बताए, वेलोसिटी दोनों क्या कम है? मास ज्यादा है। अच्छा ये साइकिल है, एगो ट्रक है, दोनों के नीचे में चल जाओ सीधे दूर दूर हो जाओगे। साइकिल का मोमेंटम ज्यादा होगा, ट्रक का होगा? ट्रक का होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, अधिक है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी P इक्वल टू mv। मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, मास को m से और वेलोसिटी को v से, तो P बराबर mv। लेकिन एक चीज और समझो, पास्कल नहीं, PA होता है उसका। अब सुनो लड़का, अगर इनिशियल और फाइनल का बात करें कि अगर मान लो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो अगर इनिशियल मोमेंटम का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो m क्या होगा, v के जगह पर वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का किससे डिनोट किया जाता है, u से, यानी mu हो जाएगा। और जब फाइनल वेलोसिटी का बात किया जाए तो mv होगा। v का मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी दो चीज, इनिशियल और फाइनल। वेलोसिटी होता है ना, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल का बात किया जाए तो यहाँ पर mu, और फाइनल का बात किया जाए तो mv, क्योंकि वेलोसिटी है। u लिखे या v लिखे क्या दिक्कत है, बस उसका बताया गया है कि कौन इनिशियल होगा और कौन फाइनल होगा। समझ में आया? मोमेंटम पर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज्यादातर ओलंपियाड लेवल में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास क्या है, m। कौन बात कर रहा है? एक बॉडी है जिसका मास क्या दिया हुआ है, m, ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v। ये बॉडी m v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। बोल रहे हैं लिखना बंद करो। चेंज इट्स मास एंड वेलोसिटी टू ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू। मतलब उसका शुरुआत में, अरे नहीं मानेगा, मुंह फोड़ देंगे, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा था। चल खड़ा हो, क्या समझाए, खड़ा हो, चल समझा, खड़ा खड़ा उधर मुंह तुम्हारा फोड़ते हैं कोई, खड़ा हो। एग्जाम में एक तो नंबर कम लेकर आता है, मार्क मुंह तुम्हारा दांत तोड़ देंगे, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा था। इनिशियल में उसका मास m था, v वेलोसिटी से ट्रेवल किया, और फाइनल में जाकर उसका मास क्या हो गया, दुगुना हो गया। दुगुना हो गया तो
टू वी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? और उसका वेलोसिटी क्या हो गया, वो भी दुगना हो गया। हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो अ बॉडी ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी भी चेंज इट्स मास एंड वेलोसिटी तो ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू, मतलब प्रीवियस वैल्यू से वो दुगना सारा हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइंड करो। इनिशियल का मतलब इनिशियल मोमेंटम यानी कि इसको डिनोट पी से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम को इनिशियल को आई, मतलब पी इनिशियल आई, मतलब अब इनिशियल लिखेंगे पूरा बड़ा इसलिए हम पी आई लिख दिए। तो पी इनिशियल पहले ये बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अभी नीचे लिखवाए थे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर पी इनिशियल का बात करें तो मास हमारा क्या है, बड़ा एम है, तो यहाँ पर हम बड़ा एम लिखेंगे, कोई दिक्कत। और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी से ही, तो यानी पी इनिशियल कितना गया, एम बी, पी इनिशियल एम बी, पी फाइनल तो पी एफ, पी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी एम भी होता है ना, मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो पी एफ में एम कितना दिया हुआ है फाइनल में 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो पी एफ कितना हो गया 4 एम। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, उस बॉडी में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ है। तो चेंज का मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, वहां पर फर्स्ट चैप्टर जब चेंज बताए थे कि चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट किया जाता है, चेंज को किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से। यानी डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसका बकलो लड़का लिखल नहीं है, भी पढ़ रहा है अपने से फॉर्मूला सब लिख लेना। अभी देखो यहाँ पर डेल्टा पी बराबर, डेल्टा पी का मतलब चेंज, मतलब कितना उसके मोमेंटम में क्या रहा है, चेंज आ रहा है। ये चीज हम पढ़ाए हैं मोशन में, डेल्टा में चेंज आना मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, यानी डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ है ना, पी एफ है ना, तो पी एफ कितना है 4 एम बी, अब पी आई कितना है एम बी, यानी डेल्टा पी कितना गया, समझ में आया? अरे आया समझ में? अब बोला है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, परसेंटेज चेंज बोला है ना। तो परसेंटेज किस, अच्छा ये बताओ तुम लोग 8 क्लास में पढ़े होगे परसेंटेज, तो परसेंटेज किसको निकाला जाता है, जो सबसे पहले जो परसेंटेज चेंज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई और अपन में पी आई और इंटू 100, पी एफ माइनस पी आई अपन में पी आई। पी आई को डिनोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और सीपी को हमेशा कहाँ रखा जाता था, नीचे। मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे। एमआरपी भी होता था, तो एमआरपी में भी हमेशा जो टोटल होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे। जो टोटल उसी पर ना परसेंटेज निकाला जाता है। तो तुम्हारा इनिशियल जो वेलोसिटी होगा उसी पर परसेंटेज निकलेगा, यानी फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे और अपन में पी आई, ये याद कर लोगे फिर भी सही है, ये हमेशा यूज होगा, मैथों में यूज होगा। और अब देखो पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू अपन में पी आई इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। यानी पी एफ कितना दिया हुआ है 4 एम बी माइनस, यानी डेल पी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। पी एफ माइनस पी आई का मतलब क्या, डेल पी अभी निकाले हैं, पी एफ माइनस पी आई कितना 3 एम बी, तो 3 एम बी, और पी आई कितना है एम बी, और इंटू कितना चेंज हो गया, यानी 300% का चेंजिंग हुआ इसमें। कितना परसेंट का चेंजिंग, 300% का। देखो अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ समझने के लिए हम लोग अभी समझे मोमेंटम और मास।
मोमेंटम क्या बताएं कि अगर जिसके अंदर मोमेंटम कब ज्यादा होगा, जब हमारा मास बढ़ेगा या वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है कि मोमेंटम कैसे होता है और न्यूटन मतलब मोमेंटम कैसे लगता है, कैसे बोलेंगे कि इसका मोमेंटम ज्यादा है। ये तो क्लियर हो गया ना? हाँ, एक ही चीज है। अब समझो, अब बात करें, यहां पर लिखा हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ। ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन समझो, हम समझाएंगे पूरा डिटेल से। यहां पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या बोला है? A rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied force in the direction of the force. Applied force in the direction of the force. कहने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कब आएगा? मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जब हम लोग मास और वेलोसिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जब हम मास और वेलोसिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन मोमेंटम इसको भी नहीं बोलेंगे कि मास को बढ़ा दिए, वेलोसिटी को बढ़ा दिए तो हमारा मोमेंटम क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसमें भी डिपेंड करता है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझो। एक इंसान, सुनो, एक कोई बाइक है या बस है या कोई भी चीज है, चलो बाइक का एग्जांपल लेते हैं। कोई बाइक है, अब उस बाइक का मास भी 100 केजी है और दूसरी वाले बाइक का भी 100 केजी है। ध्यान समझना क्या बोल रहे हैं। एक बाइक का जो मास है 100 केजी है और दूसरे वाले बाइक का भी मास 100 केजी है। दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम है। वो भी 100 किलोमीटर पर आवर, वो भी 100 किलो मतलब वो भी ट्रेवल कर रहा है, वो भी ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर। मतलब क्या बोलते हैं, मास को बढ़ा दिए, हर चीज बराबर रखे हैं। उसका भी सेम स्पीड है, इसका भी सेम स्पीड है, हर चीज सेम है। लेकिन यहां पर जो मोमेंटम होता है ना, वो एक चीज पर और डिपेंड करता है, टाइम पर। इस रेट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रेट, मतलब कितना जल्दी हो रहा है वो चीज। अगर कोई 100 किलोमीटर आधा घंटा में ट्रेवल कर रहा है, कोई 100 किलोमीटर 30 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, और कोई वही 100 किलोमीटर 2 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। बात सुनो, मैंने हम क्या बोल रहे हैं कि कोई आधा घंटा में ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर और कोई 2 मिनट में 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो ये बताओ दोनों में से फास्ट कौन हुआ? जो 2 मिनट में, यानी जब 2 मिनट में फास्ट करे, यानी दोनों में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जो समय कम लगाया। यानी जो मोमेंटम होता है वो टाइम पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि केवल मास और वेलोसिटी बढ़ा दिए तो हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा। कौन कितना फास्ट कर रहा है उसका भी मोमेंटम काम करता है, वर्क करता है। नहीं समझ में आया? मतलब मोमेंटम टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यहां लिखा हुआ है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जब, जैसे रेट पर भी डिपेंड करेगा कि कितना उसका जल्दी वो काम हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम होगा, कितने समय में होगा वो भी डिपेंड करता है। इसी को बोला जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ। इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन सेकेंड लॉ बोला जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। जैसे यहां लिखा हुआ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। यानी हम लोग फोर्स, यानी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल पी अपॉन में टी, डेल टी। फोर्स इक्वल टू डेल पी अपॉन में डेल टी। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ। जो ए है वो यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, यानी इसका इनिशियल हुआ, इसका इनिशियल हुआ, ये शुरुआत में तो यू मीटर पर सेकेंड इनिशियल के स्पीड से चल रहा है, मतलब इसका मोमेंटम क्या है? यू से चल रहा है। और ये क्या है? भी मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये यू मीटर पर सेकेंड से। तो इनिशियल में उसका यू मीटर पर सेकेंड था और फाइनल में भी मीटर पर सेकेंड। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी का डाउट है? यानी शुरुआत में जब यू स्पीड से चल रहा है, यानी इसका मोमेंटम p बराबर क्या होगा?
जब एम भी होता है ना पी बराबर, यानी पी बराबर इनिशियल में एम क्या हो जाएगा यू, भी की जगह पर क्या होगा यू। कारण क्या होगा कि वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनिशियल का डालेंगे और फाइनल का, यानी इसका पी क्या होगा, जैसे एम भी होता है तो इसका पी होगा, देखो ये इनिशियल होगा और ये क्या होगा, यानी ये क्या होगा एम भी। इनिशियल और फाइनल में किसी को प्रॉब्लम है, अरे इनिशियल में फाइनल में किसी को प्रॉब्लम है, यानी एफ इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई और अपॉन में ठीक, बताओ अपॉन में, यहाँ डेल मत लगाओ, डेल लगाएंगे तो टाइमिंग में चेंज हो जाएगा ना, टाइमिंग में चेंज हो जाएगा ना। तो ये बताओ यहां तक किसी को डाउट है, अरे डाउट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, या कहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ जैसे फोर्स का फोर्स लिख दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए, चेंज इन मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम लिख दिए, टाइम को टी लिख दिए, कोई दिक्कत, एफ को एफ, प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल, और डेल पी अभी बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी, यहां तक किसी को डाउट। अब देखो एफ जो है, अगर प्रोपोर्शनल को किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम लोग तो प्रोपोर्शनल के जगह पर वैल्यू के आता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है कांस्टेंट। अब के जगह पर हमें पी एफ लिखा हुआ है, तो पी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है एम बी, अब पी आई का वैल्यू कितना दिया है एम यू, और अपॉन में टी, नहीं समझ में आया, यानी एफ इक्वल टू, यहां पर देखो के और एम कॉमन है क्या, यानी v माइनस यू और अपॉन में टी, यहां तक किसी को डाउट है शुरू से तो बताओ। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह पर के एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसका वैल्यू 1, कुछ भी के है, के मतलब कुछ भी, मतलब एक आता है कांस्टेंट टर्म। अब आगे देखो, अभी हम बताएं जो प्रोपोर्शनल के है उसका वैल्यू 1 होता है, वैल्यू क्या होता है 1, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में पी। अभी समझ में आया, यानी एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी, ऐसे लिख सकते हैं, अरे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द यूजिंग, यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v माइनस यू बराबर ए टी होता है, अरे होता है यहाँ पर, अरे लागेंगे मिटा कर प्रूफ करवाने, देखो ना, तो v माइनस यू बराबर ए टी होता है। अब जिसके साथ अगर हमको a का वैल्यू निकलना है तो v माइनस यू, और a तुम्हारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो t और इक्वल टू a, t तुम्हारा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया a, तो a भाई v माइनस यू यहाँ लिखा है ना, v माइनस यू अपॉन में t लिखा है ना, तो देखो v माइनस यू अपॉन में t बराबर a, इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन v बराबर u प्लस ए टी, u को इधर लेकर आ गए, v माइनस यू बराबर ए टी, और ये जो ए टी है हम t को इधर लेकर आ गए तो a बराबर v माइनस यू बाई ए टी, एक टी फॉर्मूला होता है। अब इसके जगह पर f बराबर m इंटू और v माइनस यू बाई टी है, ये कितना बराबर है a के बराबर है, यहाँ पर a लिख सकते हैं क्या, यहीं से हमारा प्रूफ हो गया F इक्वल टू एम ए, यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, अभी बताया था ना शुरुआत में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तुम्हारा प्रूफ है, एग्जाम में आता भी है प्रूफ करने को, एग्जाम में प्रूफ करने को आता है कि डायरेक्ट प्रूफ करिए न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ द मोशन, आपको यही वाला प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा आसानी से समझ में आया ये चीज, मास केवल कांस्टेंट होना चाहिए, ये कब यूज करेंगे जब मास क्या हो, जब मास तुम्हारा कांस्टेंट हो, लड़का जब तुम्हारा मास कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एफ होता है फोर्स, एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम में फॉर्मूला प्रूफ हुआ, अरे समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग
इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन।